बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर जनाब आजम चोई साहब। पाकिस्तान में हम एक शो डाउन किसी कैफियत हमें लगती है, एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, अदालतें वर्सेस अदारे या हमारे ताकतवर हल्के। ये ऊंट किस करवट बैठेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान साहब। देखिए, पाकिस्तान में जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त मकसद यही था कि सियासी तौर पर एक इस्तेहकाम आए, ताकि पाकिस्तान जो इस वक्त एक मुंतशिर किस्म के हालात से गुजर रहा है वो भी ठीक हो और पाकिस्तान की मईशत भी ठीक अपने ट्रैक पे जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो इंतखाबात हुए वो आपने भी देखे, हमने भी देखे। उसके अंदर जिस तरीके से उसके रिजल्ट्स जो है वो मुरतब किए गए, वो जिस तरह फॉर्म 45 47 का एक इशू सामने आया, एक पार्टी ऐसी जिसने बहुत वाज़ेह अक्सरियत के साथ वोट हासिल किया, लेकिन उसको सिस्टम से आउट करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए, उसकी वजह से बजाय इस्तेहकाम के इंतशार का एक नया रास्ता खुल गया। अच्छा, उस वक्त तो हमारी अदलिया को जो किरदार अदा करना चाहिए था, अदलिया ने उस वक्त वो वाला किरदार अदा नहीं किया। अब अदलिया पे क्योंकि खुद एक बुरा टाइम आया, अदलिया के जजेस जो है उनके ऊपर एक सख्त वक्त आया कि उनके कैमरे शैमरे उनके घरों दफातर में लग गए और उन्होंने स्टैंड लिया। अगर अदलिया ने उस वक्त पाकिस्तान के आइन की खातर या पाकिस्तान की जो आवाम है उसके बुनियादी हकूक की खातर स्टैंड लिया होता तो शायद आज अदलिया को ये वाला टाइम भी ना देखना पड़ता। अब क्या हो रहा है कि पहले तो एक पार्टी के साथ स्टैब्लिशमेंट या हमारे जो अदारे या जो ऐसी सियासी जमातें जो इसमें जिनको फायदा मिल रहा था वो एक टकराव की सूरत में जा रही थी। अब ये हो रहा है कि अदलिया और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक टकराव की सूरत हाल नजर आ रही है, जो कि किसी भी सूरत इस रियासत के लिए अच्छी नहीं है। अल्टीमेटली इन तमाम अदारों ने मिलकर मुल्क का निज़ाम चलाना है और तमाम ये अदारे जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट एंड पार्शल है। और जब तक ये सारे एक पेज पे नहीं होंगे, ना आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेके आ सकते हैं, ना आप पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम कायम कर पाएंगे। और ये इस वक्त वक्त की जरूरत है कि जिस पार्टी को आपने सिस्टम से बाहर रखने के लिए इतनी तगोदो की है, अब अगर उस पार्टी ने सीटें हासिल की हैं और एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत भी है, तो आप उस पार्टी को साथ लेके चले ताकि एक सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो। और जहां पे उनके जायज एतराजात हैं, कोई इलेक्शन के हवाले से ग्रीवियंस है, मैं समझता हूं कि उनको दूर करना चाहिए ताकि सब मिल बैठकर एक सियासी इस्तेहकाम भी लेके आए और पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए तमाम लोग अपना अपना किरदार अदा करें। एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग के बगैर या कोई डील के बगैर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है? जहां तक इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है, मुझे तो वो मुमकिन नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे सूरत हाल सिर्फ कानूनी नहीं है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मामला भी है। अब देखिए, माजी के अंदर भी इस किस्म के बहुत मुकदमात हमने देखे पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर। ये जिसकी हालिया एक मिसाल मियां नवाज शरीफ के ऊपर बनने वाले मुकदमात और उनकी सजाएं। और आपने देखा है कि जब मियां नवाज शरीफ की जरूरत पेश आई है तो किस तरह तमाम मुकदमात खत्म हो गए, पलक झपकने में उनकी सजाएं खत्म हो गई हैं। अच्छा, इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मेरा ख्याल है कि मुल्क को नुकसान पहुंचा है, फायदा नहीं पहुंच सकता। अभी इमरान खान साहब उस फेज में से गुजर रहे हैं। अब इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा खत्म नहीं होता तो दूसरा नया मुकदमा कायम कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो एक ट्रेंड चल रहा है इसको अगर हम देखते हैं तो खान साहब के ऊपर अभी मुझे सख्ती खत्म होती हुई नजर नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उस बात को समझते हैं, जो दुरुस्त बात है उसको दुरुस्त कहते हैं, जो गलत है उसको गलत कहते हैं। अब हम इसमें हमीदुर रहमान कमीशन की अगर बात करते हैं, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट वो भी इमरान खान ने नहीं बनाई थी, वो जस्टिस हमीदुर रहमान और उनकी क्यादत में बनने वाले उस कमीशन ने वो रिपोर्ट मुरतब की गई थी, जो आज तक कौम के सामने नहीं आई। अगर वो रिपोर्ट के उसके मंदरजात कौम के सामने आ रहे हैं तो इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में एक टाइम पे कुछ गलत हो चुका है तो हमने उन गलतियों से सबक सीखना और आगे चलना है, माजी की गलतियों को दोहराना नहीं है।
लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सूरत मुख्तलिफ नजर आ रही है। शायद कुछ लोग इसको पोलिटिसाइज करके, सियासतदान है जो हमारे इस बरसर इक़्तिदार, वो इसको पोलिटिसाइज करके, इस पर मनफी प्रोपेगेंडा करके इसको किसी और रुख पे ले जाना चाह रहे हैं। अब बात समझने की एस्टेब्लिशमेंट की कि क्या इसको पब्लिक करना गलत है या दुरुस्त है। जबकि मैं समझता हूँ कि अवाम का हक है, अगर इस किस्म का मिशन बना था, माजी की हमसे कोई गलतियां हुई हैं, तो अवाम का हक है, अवाम के सामने आ जानी चाहिए। इनको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, खान साहब के अलावा सियासत के अंदर अगर इस्तेहकाम के लिए वो आपके साथ किसी टेबल पे, उनकी जमात आपके साथ बैठने को तैयार है, तो आप हुकूमत में है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि एक कदम आगे बढ़ाए और जो बाकी लोग हैं उनके ग्रीवियंस दूर करें, उनको साथ लेके बैठे। आप किसी एक को इसमें मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अकेली पीटीआई को हालात की जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार तमाम जमातें हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है जो अपोजिशन में बैठी जमातें हैं उनसे। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का ट्विटर कौन हैंडल करता है? वो तो ज़ाहिर है जेल में है। मियां नवाज शरीफ हों, आसफ अली जरदारी हों, बिलावल साहब हों, मरियम साहबा हों, इमरान साहब हों, इनमें से कोई भी खुद अपना ट्विटर उसको हैंडल नहीं करता। तमाम लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल रखे हुए हैं जो उसको मैनेज करते हैं, जो उसको चलाते हैं। ये सबको पता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है कि इमरान खान जेल के अंदर बैठ के खुद अपना ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी कतई तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर उनके ऊपर बड़ी एक सख्त किस्म की सर्विलेंस है, वहां पे कैमरे लगे हैं और उनकी 24 घंटे निगरानी की जाती है। अगर ऐसा भी हो जेल के सकता है, अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जेल के अंदर ही से लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हों। मेहदी हसन का इंटरव्यू, ज़ाहिर है वो अल जज़ीरा के लिए काम करते रहे हैं, वो इंटरव्यू उन्होंने किया है। इसके अलावा एक और चैनल अमेरिकन बेस्ड है, उनका भी इंटरव्यू कई दफ़ा उस चैनल के लिए भी इमरान खान साहब ने का इंटरव्यू उसने किया है, मेहदी हसन ने। बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। तो जेल के अंदर बैठकर कैसे इंटरव्यू हो गया आपका? देखिए, हाँ साहब, उसका तो तरीकाकार है कि आप क्वेश्चनियर पहुंचाते हैं। ये माजी के अंदर भी हमने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो जेलों में रही है, हमने उसको देखा है कि उसको एक क्वेश्चनियर पहुंचा दिया जाता है। उस क्वेश्चनियर के जो आंसर्स है वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो उसके ऊपर अपने जवाबात दे के वो भिजवा देते हैं। यही एक तरीका का रह जाता है। अगर खान साहब के वकला या खान साहब की फैमिली के लोग उनसे कोई मुलाकात करते हैं, तो वो एक पेपर के ऊपर अगर वो अपना एक स्टेटमेंट या अपना उस इंटरव्यू के जो क्वेश्चनियर उनके पास होता है उसके कोई आंसर देते हैं, तो ये कोई ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर हम्म। इन हमारे जो जर्नलिस्ट मुख्तलिफ जिन्होंने इंटरव्यू किए हैं, उन्होंने अगर क्वेश्चनियर अपना भिजवा दिया होगा तो उसके ऊपर आंसर्स आ गए जो अखबारात में इस वक्त छाप रहे हैं। उस इंटरव्यू में मेहदी हसन उनसे ये पूछते हैं कि क्या आप को किसी बात पर पछतावा है? तो वो एक ही बात कर रहे हैं कि बाजवा पर उन्होंने भरोसा किया जिस पर उन्हें मायूसी हुई। पछतावा कुछ नहीं, वो अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। आप समझते हैं कि किताबें तो ज़ाहिर है वो इस्लामी पढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे चल चलाओ वाले माशरे में, मार दाड़ वाले माशरे में सरमायादार हैं, जगीरदार हैं, मुल्क की दौलत लूटने वाले हैं, तो इस तरह की बातें आम आवाम में कोई उसका असर कोई होगा या? अवाम तो इस चीज पे बिल्कुल मुत्फिक है। आपने जो इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान, उसके रिजल्ट आपने देखे हैं। उससे थोड़ा पीछे जाएं तो जो बाय इलेक्शन पंजाब के अंदर हुए थे उसके रिजल्ट्स भी आपने देखे हैं। अवाम तो इस चीज पे मुत्फिक है कि पाकिस्तान का निज़ाम ठीक होना चाहिए, करप्शन का खात्मा होना चाहिए और एक ऐसी रियासत यहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे इंसाफ का बोलबाला हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारी इशराफिया है उनको ये वाली बात जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अफसोस, मतलब ये हम बदकिस्मती कह सकते हैं कि वही इशराफिया बरसरे इक़्तिदार है और जब तक वो बरसरे इक़्तिदार रहेगी तो इंसाफ का बोलबाला तो नहीं हो सकता। अभी अगर जजेस को ऐसा फैसला देते हैं जिसके अंदर आपको रूल ऑफ लॉ नजर आता है, तो आपके प्राइम मिनिस्टर उठ के उन जजेस के ऊपर एतराज लगा देते हैं और उनको काली भेड़े करार दे देते हैं। अभी आप देखें ना, 2-3 दिन पहले जब जजेस ने नैब का जो तरमीमी आर्डिनेंस लेके आई है हुकूमत, अगर उस केस को काबिल समाअत करार दिया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब को सदर मुंतखब किया है इनके मुस्लिम लीग नून के
एक इजलास के अंदर, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो तकरीर कर रहे हैं उसके अंदर उन जजेस को वो काली भेड़ें करार दे रहे हैं। अब देखिए ये वाली जो इशराफिया जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ पे आम आदमी को उसके हकूक मिले, या यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका बोलबाला हो, तो जाहिर है वो रुकावट तो खड़ी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रुकावट वक्ती है। एक टाइम आएगा कि क्योंकि कौम पूरी इस चीज पर मुतफिक है कि पाकिस्तान से करप्शन का भी खात्मा होना चाहिए, पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। इस वक्त हमें रुकावटें जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा कि पाकिस्तान एक सही रास्ते पर चलेगा, गामजन होगा, और ये वाली रुकावटें भी इंशाल्लाह दूर होंगी। प्रोटेस्ट ऐलान किया गया था कि मार्चेस होंगे, एहतजाज होंगे, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये सारे आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जून जुलाई में एहतजाज मुमकिन है? स्ट्रीट पर लोग आ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ साहब, ये आपने सबसे अहम पॉइंट जो आपने रेस किया है, ये मौसम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाले जो दिन होते हैं मई जून जुलाई अगस्त, ये प्रोटेस्ट के लिए या इस किस्म की कॉल के लिए कभी भी मुनासिब नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी बहुत शिद्दत से पड़ती है, और इस गर्मी के मौसम के अंदर आप लोगों को उस तरह बाहर नहीं निकाल सकते, और ना ही आप उनसे कुछ धरने या एहतजाज करवा सकते हैं। तो ये बजट जो फाकी हुकूमत का बजट आने के बाद, उसके बाद मेरा ख्याल है ये जमातें जो है ये अपना एहतजाज के हवाले से वो हतमी तौर पर कुछ फैसला करेंगी, और एहतजाज जाएगा भी, आप देखिएगा 10 सितंबर के बाद एहतजाज होंगे। उससे पहले एहतजाज का कभी कोई फायदा ना पहुंचा है, ना ही पहुंचेगा, क्योंकि जब मौसम थोड़ा बेहतर होगा फिर लोग निकलने को तैयार होते हैं, फिर एहतजाज होगा। जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, देखिए उनके ऊपर इस वक्त भरपूर तरीके से काम हो रहा है कि किसी भी तरीके से वो मैनेज हो जाए और वो इस तहरीक का हिस्सा ना बने, जिसमें मोहसिन नकवी साहब एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मुलाकातें भी की हैं फजलुर रहमान साहब से, और फजलुर रहमान साहब का माजी का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ ऐसा ही है जो उनको मैनेज किया जा सकता है, वो मैनेजेबल है। वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से बाहर नहीं रहे। ये पहली दफा है कि वो इस किस्म के सख्त किस्म के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, जबकि 2018 में भी उन्हें इंतखाबात के ऊपर पूरा एक एतराज था, लेकिन उस वक्त भी किसी हद तक वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन रहे हैं। अब कुछ चंद दिन तो वो बोले हैं, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब से मुलाकातें हुई हैं उसके बाद आपको मौलाना साहब भी थोड़े से धीमा अंदाज चलिए, इख्तियार किए हुए। सर जवाब आ गया। ये बताइएगा सर कि पाकिस्तान में सरमायाकारी, निजकारी बड़ी लो सतह पर आ गई है 50 सालों में। हम सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के पास जा रहे हैं, लेकिन मलक रियाज बहरिया के जो चेयरमैन हैं उनके दफ्तर पर रेड किया गया और उन्हें जेर अताब लाने की कोशिश की। इन हालात में कौन आदमी जो है वो सरमाया पाकिस्तान में करेगा? आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जब ब्यूरोक्रेसी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, सियासतदान हो, मलक रियाज सबको फैसिलिटेट करते हैं, मीडिया को, साथ में सोसाइटियां भी बनाई हैं, इस तरह की सोसाइटियां बनाई हैं कि एक नई लुक दी है पाकिस्तान को। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि उनके ऊपर ये जो रेड हुए हैं और इस तरह की उनकी कोशिश की जा रही है कि उनका बिजनेस खराब किया जाए? हाँ साहब, पंजाबी की एक मिसाल है, अग्गा दौड़ तो पीछा चौड़। इसका मतलब ये है कि आप आगे की तरफ तो दौड़ रहे हैं, अपने पीछे जो आपने किया है उसकी तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे। बात यह है कि जब आप बाहर से इन्वेस्टर को लाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप उसको किस बुनियाद पर लेके आएंगे? क्या आप उसको यहाँ पे एक पुरअमन फजा फराहम करेंगे, उसको गारंटी देंगे कि उसका माल और उसकी जान, उसका पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, स्टेट करेगी तहफ़्फ़ुज़? दूसरी बात यह है कि आपका अपना जो सरमायाकार है वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट दूसरे ममालिक में करने को तरजीह दे रहा है। अभी आपने दुबई लीक्स देखी है कि आपके अरबों डॉलर वहां पे इन्वेस्ट हैं। आप लंदन में देखें, अमेरिका में देखें, कनाडा, यूरोप, हर जगह पे पाकिस्तानियों की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। वो पाकिस्तान में करने पसंद नहीं करते। तो बाहर का जो सरमायाकार है वो किस बुनियाद पर आप उसको पाकिस्तान में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले आपको अपना जो पाकिस्तान में सरमायाकार इस वक्त काम कर रहा है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, ताकि उसका एतमाद बहाल हो, वो बाहर जाने की बजाय अपनी तमाम पैसा जो है यहाँ पे खर्च करे।
ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री चले, यहाँ की जॉब मार्केट जो है वो भी खुले, लेकिन वो आपसे मायूस नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं मलक रियाज साहब की तरफ। देखिए, मलक रियाज साहब ने खुद भी, आपने उनके कुछ प्रोजेक्ट्स का तो जिक्र किया कि उन्होंने कोई उसमें दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने हाउसिंग का एक बहुत पाकिस्तान में नया ट्रेंड दिया, लेकिन क्या इस बात को हम भूल जाएंगे कि उन्होंने लाखों की तादाद में लोगों को जलीलो ख्वार भी कर दिया, उनके पैसे लूट के अभी तक उनको डिलीवर नहीं किए प्लॉट। अब कराची बैरिया की जो बात हो रही है उसके अंदर आपको पता है कितनी दुनिया है जिससे पैसे ले चुके, खरबहार रुपया मलिक साहब ने इकट्ठा किया है। वो लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, उनके प्लाटों के पैसे हड़प कर चुके हैं। अब इसको मैं किसी और नजर से देखता हूँ, जब इंसान एक जगह पे नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसको किसी ना किसी और जगह पे उसका रिवार्ड देता है। जब इंसान किसी एक जगह पे गलती करता है तो उसकी सजा भी किसी दूसरी जगह पे उसको भुगतनी पड़ती है। मलक साहब ने अवाम के साथ, अगर अच्छा काम उन्होंने किया था, लेकिन साथ अवाम की बद्दुआएं भी समेटी हैं, और उन बद्दुआओं के असरात हैं कि आज मलक साहब को मुश्किल वक्त भी देखना पड़ रहा है। अब आ जाते हैं दुनियावी लिहाज से। दुनियावी लिहाज से मलक साहब ने सारी जिंदगी इसी अशराफिया को नवाजा है। अब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के वो इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, स्टैब्लिशमेंट के वो इंतहाई करीबी रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी रहे हैं, इमरान खान साहब के वो करीबी रहे हैं। आज वो वादा माफ गुआ के ऊपर वो जो इशू बना रहे हैं कि मुझे वादा माफ गुआ बनाने के लिए कहा जाता है, पूरी बात खुल के कौम को बताएं। ये जो 190 मिलियन पाउंड है वो अगर लंदन से पाकिस्तान आए थे, अगर उसमें वो वादा माफ हुआ इमरान खान के खिलाफ नहीं बन रहे, इमरान खान बेनिफिशियरी नहीं थे, तो उसमें कौन बेनिफिशियरी है? ये बात बताए ना कौम को, ताकि कौम को पता चले कि वो असल बेनिफिशियरी कौन है जिसका नाम वो ले नहीं रहे। अब देखें, लोगों अपने चीजें छुपाई जाती हैं, इसी तरह ना हुकूमत की जानब से हकायक बताए जा रहे हैं, ना मलक रियाज साहब की जानब से बताए जा रहे हैं। तो मलक रियाज का इशू है, ये किसके साथ इनकी प्रॉब्लम है? यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है या फिर किसी सियासी जमात के साथ है? ये क्यों निशाने पर आए हैं फिर? ये मलक साहब का जो मामला है, मैं समझता हूँ कि वो स्टैब्लिशमेंट के साथ तो चले, इमरान खान की वजह से कहा जाती है चीजें, लेकिन जो असल बेनिफिशरी है उनके, वो तो सियासी लोग हैं, और वो पीटीआई या इमरान खान की नहीं है, वो कुछ और लोग हैं। और मलक साहब को चाहिए कि मलक साहब हकायक बोल दे, सामने ले आए, अवाम के लोगों को पता चल जाए कि लंदन के अंदर वो पैसे अगर मलक साहब की मनी ट्रेल के साथ वहां पे मौजूद थे, उन पैसों को किस मकसद के लिए और किस सियासी शख्सियत को उसको उस वक्त कानूनी तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए कहां पे खर्च किया गया था, ये मलक साहब बताएं ना। ये आप और मैं कैसे बता सकते हैं? क्योंकि मलक साहब वो है जो बराह रास्त जिनके पैसों की वजह से किसी शख्सियत को वहां पे फायदा पहुंचा था। और मैं दोबारा बता दूं कि वो शख्सियत इमरान खान नहीं है। तो ये बात बताएं मलक साहब अवाम को। वो नवाज शरीफ है क्या या कोई और है? कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मलक कोई साहब खुद बताएं ना। सही। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन नकवी साहब की आपने बात की, वजीर दाखिला, वो यहाँ क्रिकेट मैच देखने आए थे और आज उनकी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें मैं भी जाऊँगा, देखते हैं क्या कहते हैं। इसके बाद वर्ल्ड कप है और शायद कल ही उनकी वापसी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आजम शोरी साहब ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान मेरे प्रोग्राम में शामिल थे और इंशाल्लाह इनसे मज़ीद भी बात होती रहेगी, आइंदा भी मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।